with preterm labor है, then we will give Dexa or not? या फिर बोलिए, वो बीच में आ गई रिकॉर्डिंग वाली, क्या सवाल क्या है? Sir, patient around 28-30 weeks, if comes with PPROM and mild labor pains, suspecting that she is in labor, then we will give Dexa or not? मैं पहली बात तो ये बता दूं, टिल रिसेंटली, अब समझो पिछले महीने तक समझा जाता था कि बेबी को आरडीएस से बचाने के लिए डेका देना जरूरी है, एंड एवरीबॉडी वाज डूइंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन रिसेंट स्टडी कोई महीना 2 महीने पहले, वो उसमें यह है कि ये बच्चे जिनको डेकाटॉन किया गया इन यूट्रो, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी 5वें-6ठे साल की उम्र में दूसरों से ज्यादा कम थी। मैं दोहराऊं कि वो बच्चे जो प्री प्रॉम की वजह से दे वर एक्सपोज टू डेकाड्रॉन इन यूट्रो, उनको उन्होंने फॉलो किया 5-6 साल, तो उनकी फैकल्टी थोड़ी सी बाकियों की निस्बत लोअर लेवल थी, हायर लेवल नहीं। इसलिए अब सजेशन ये है कि हर एक को खामखा मत दो, लेकिन जो आपका सवाल है मैं उसमें दूंगा, क्योंकि अगर 30 वीक्स पे वो बच्चा पैदा हो रहा है, माइल्ड लेबर पेन्स में, तो वो हम नॉर्मली देते हैं 34-36 वीक्स के दरमियान, लेकिन इस बच्चे को देने में हर्ज कोई नहीं, क्योंकि ये बड़ा छोटा होगा, इंटेंसिव केयर में जाएगा, उस आरडीएस का खतरा है, इसलिए मैं तो दे दूंगा। आप ये कह दीजिए, आप जवाब में ये कहिए कि डेकाड्रॉन इज यूजफुल टू अवॉइड आरडीएस in the newborn, but recent study shows long-term adverse effects on the baby, hence we should be selective in giving Decadron. ये ऐसे जवाब। फिर आप दें तो वो उसको बुरा नहीं लगेगा। चलें, आज हम बात करने वाले हैं अनश्योर ऑफ डेट्स, और उसके लिए जो वॉलंटियर थे वो एक डॉक्टर मुनज़्ज़ा, एक डॉक्टर मारिया, एक डॉक्टर हाला, 3 थे। हाला को मैंने इसलिए शामिल कर लिया, वो मुझसे नाराज है कि मैंने उसका केस सुना नहीं था। तो अब मुनज़्ज़ा, मारिया में से कोई है? यस सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। चलो, जो भी पहले बोला, let's say Maria Abdullah. Yes. Are you online? Yes. Yes. बड़ा सिंपल सा मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और इसको कॉम्प्लिकेट ना समझो, बड़ी ये सिंपल है तो सिंपल है, आपके गुड लक। A patient age 20, unsure of dates, claims she is at 36 weeks. When you examine her, the height of fundus is 30 weeks. Yes, sir. How will you manage it? Okay. दोहरा दूं? सर दोहरा दे। जी, age 20, primary gravida, unsure of dates. Claims she is at 36 weeks. But when he was examined, height of fundus was only 30 weeks. Okay, sir. Sir, did you mention gravidity, primary or multigravida? Primary gravida मैंने बोला. Okay, sir. Thank you. Okay. First of all, I'll introduce. एक पहला लेसन, एग्जामिनर को गौर से सुनो. Don't say जो उसने बात कही है. Don't say did you say this or didn't you say this. Okay. ऐसा एग्जामिनर इरिटेट होता है उससे. तो मैंने कहा age 20, primary gravida, unsure of dates, height of 30 weeks.
First of all, I'll introduce myself to the patient and take her introduction. And after that, I will ask the duration of marriage of the patient. After that, You will ask what? duration of marriage. Duration of marriage, yes. And then ask, एक मिनट पूछने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन ये 20 साल की है, प्राइमरी ग्रेविडा, does it matter कि वो she has been married 2 years, 3 years? No, sir. तो फिर ये सवाल का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर वो 30 year, 35 year प्राइमरी ग्रेविडा, फिर आपका सवाल वैलिड था। Okay. Challenge. How long? Then, unsure of dates, I will try to extract from her whether she can correlate her last menstrual period to any event, for example, Eid or the Eids that have passed or any other cultural. Any इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, any social event. Okay. Whether she can relate it to any social event, and I will also ask her whether she went for any scan that is in the first 3 months. Whether she. आपकी आवाज कुछ क्लैरिटी से नहीं आ रही डॉक्टर मारिया, थोड़ा सा माइक से मुंह शायद पीछे कर लीजिए, दूर कर लीजिए। ओके, अब आ रही? अब थोड़ा आगे कर लीजिए। अच्छा सर, अब बेहतर। Whether she can correlate it to any social event, and I will ask whether she has done any ultrasound scans in the 3 month. If एक मिनट, आपने एक सवाल पूछा है, does she correlate her LMP to any social event? Yes, sir. बस उसकी हिस्ट्री के सवाल खत्म हो गए, अब हम इन्वेस्टिगेशन पे चले गए। अल्ट्रासाउंड मैं उसे पूछ रही हूँ whether she went पहले कल का मैंने इतनी सख्ती से आप लोगों से कहा था, इतनी सख्ती से कहा था आपको कि हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन। Okay, sir. Okay. Sir, I will ask her the quickening, whether she remembers when the quickening started, in which month. And after that, I will ask her whether she went for any scans, and which was the whether the scans were done in the first 3 months according to the patient. And I will ask what the patient thinks of her gestation, as she thinks it's 36 weeks. I will ask whether in months what she thinks her gestation is, and then I will ask her whether the patient had any history of leaking or discharge, and whether she has any history of anomalous babies in her family, and whether there is any history of smoking or any medical disorders, for example, diabetes, hypertension, chronic renal disease, or any autoimmune condition like whether she has any joint pain or any photosensitivity, and or any thyroid problem. And then I will ask her then I will ask her, sir, my history of present illness. Then I will ask her that whether she has any history of bleeding or any urinary tract infection in the pregnancy, and whether throughout her pregnancy her BP has remained normal, and whether she has gone for antenatal visits, and whether anomaly scan was done, and there was any anomaly and the placental localization as well, and amount of liquor if done of the patient. And then I will ask her whether there is any family history of major or minor family history of any medical illness or any major or minor surgical procedure of the patient happened, and whether she is allergic to any drug, or she uses any drugs. And then I will ask her whether about her socioeconomic condition and her relationship to her husband and family members,
and then I will examine the patient's height and weight for her BMI and other related findings in the general physical examination like BP, and then I will do her per abdominal examination in which I will assess the fundal height and amount of liquor fundal height, then lie of the baby, then fetal heart rate, and then estimated fetal weight and liquor volume. And then if patient gives any history of leaking, then I can check her pad and do sterile speculum examination as well. And then in investigations, I will do her. यहाँ पे चलते इन्वेस्टिगेशन पे आई है। मैं आपने जो बोला मैं दोहराता, आप उसको सोशल इवेंट के साथ LMP को रिकॉर्ड करोगे, डेट ऑफ क्विकनिंग पूछोगे, बच्चे की हरकत कब शुरू हुई, फिर उसका पहला स्कैन हुआ कि नहीं हुआ, लीकिंग कोई हिस्ट्री है, एनॉमलीज की कोई फैमिली में हिस्ट्री है, स्मोकिंग, मेडिकल डिजीजेज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फिर आप इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, आपने जॉइंट पेन्स बोला, थायराइड, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, स्कैन, PMI, तो फिर एग्जामिनेशन पे आ गए। और नहीं, उससे पहले फैमिली हिस्ट्री, ड्रग्स, सोशियो इकोनॉमिक, फिर BMI, ब्लड प्रेशर लेंगे आप, फिर एब्डोमिनल फंडल हाइट को चेक करके लाई और फीटल हार्ट सुनेंगी, फिर पैड देखेंगे। ये आपका है, बिल्कुल ठीक है, वैसे बिल्कुल ठीक है, गुड, आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। लेकिन अब पहली बात हमने फिक्स करना है कि इस पेशेंट का कहती है 36 वीक्स, हाइट है 30 वीक्स। इट मीन्स कि जो आपने कहा कि हम कंफर्म करेंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो वाकई 36 वीक्स है। ये जो जितनी बातें आपने कही बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट कंट्राडिक्टिंग देम और कंडेमिंग, लेकिन आपका फोकस पहले होना चाहिए था कि उसके LMP उसको याद नहीं तो किसी जैसे सोशल इवेंट किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके साथ मेरी नज़र में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है भी कि नहीं। That is most important in unsure of dates। वो चूंकि मेंसेस इरेगुलर होते हैं, कभी 6 हफ्ते बाद, कभी 8 हफ्ते बाद आते हैं, तो वो LMP को वहीं से हिसाब लगाती है, 6 महीने हो गए। Whereas क्योंकि उसकी ओवुलेशन तो होती है अगले मेंसेस से 14 दिन पहले, अगर 2 महीने बाद उसके मेंसेस आते हैं तो 6 हफ्ते तो निकाल दो ना उसमें से LMP। तो रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने नहीं पूछी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस है। यस सर, वो नहीं पूछी। नंबर 2, आप उसी बात को फिर कंफर्म करने के लिए, डिड यू हैव प्रेगनेंसी टेस्ट डन? डू यू रिमेम्बर द डेट ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट? और आपने कहा आपने स्कैन करवाया शुरू में, वो स्कैन आपने कहा 12 वीक्स वाला। मैं ये कहूंगा कि हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट यू वर प्रेग्नेंट? मिसिंग द पीरियड तो इरेगुलर पीरियड से भी हो सकता, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, और किया था तो बीटा से किया था, यूरिन से किया था, फिर स्कैन में देखा था, फिर आपको कब नोजिया वॉमिटिंग शुरू हुआ? अर्ली प्रेगनेंसी को फोकस करो। Did you have nausea, vomiting? Do you remember the month? Was it July, August or whatever? तो ये क्वेश्चन पूछना, जैसे आपने क्विकनिंग का सवाल पूछा, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गोइंग बैक, ये आज का अनश्योर ऑफ डेट्स, सबसे पहला आपका सवाल होगा व्हेन वाज योर लास्ट पीरियड? वो उसने 36 वीक्स का है तो आपको डेट बता देगी। 6 महीने पहले अप्रैल में आए थे मेंसेस, आपको डेट याद है, डायरी में लिखी थी कि वैसे ज़बानी याद है। आपने सही पूछा कि आपके मियाँ दुबई में काम करते हैं, तो क्या उन दिनों आए हुए थे?
वगैरह वाला सोशल इवेंट, ईद बकरा ईद जो आपने बताया। फिर when did you know that you were pregnant? How did you know? प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पेशाब पे किया, ब्लड पे किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी है। नंबर 3, डिड यू हैव मॉर्निंग सिकनेस? यस। आपको महीना याद है कब हुआ? ट्राइंग टू फिक्स द डेट, क्योंकि यहाँ पे 6 हफ्ते का फर्क है। इट्स पॉसिबल कि प्रेगनेंसी 6 हफ्ते लेट शुरू हुई, फिर सारा कुछ सर आपकी वीडियो रुक गई है। सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है सर, आ रहे हैं 2-3 मिनट बात हो गई है। And there's a risk to the council that baby has occurred. There's a risk to there's a risk of to the baby and mother. Risk and poor pregnancy at this gestation age, and there's a risk of infection, and there is risk of preterm delivery, and there is a risk of preterm delivery, risk of RDS, and due to prematurity, there's a risk of RDS, and there's a risk of neonatal admission, and increased risk of neonatal increased risk of cerebral palsy or fetal distress, and neonatal sepsis, increased risk of neonatal sepsis due to prolonged rupture of membrane, and increased risk of preterm delivery, and risk of risk associated with prematurity like RDS, and hypothermia, hypoglycemia, retinopathy, prematurity, sepsis, independent morbidity, mortality. There's hypothermia, hypoglycemia, and retinopathy, prematurity, disease benefit, and there's a neonatal oligohydramnion. हेलो जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आई एम सॉरी, लाइट चली गई थी, उससे सारा सिस्टम डाउन हो गया। मैं बात कर रहा था फॉर ऑल गर्ल्स, नॉट ओनली मारिया। अगर पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स का हो तो ये लिख लीजिए आप। आपके पहले सवाल ये होंगे। नंबर 1, डू यू रिमेम्बर योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड?
वो अनश्योर है, वो कहे कि नहीं पक्की बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अप्रैल में आए, कुछ इस तरह से जवाब देगी। तो फिर आप पूछिए, अगर आपको वो तारीख याद नहीं, आपके मेंसेस पहले रेगुलर थे, लफ्ज रेगुलर का रेगुलर हर महीने आते थे, अगर हर महीने आते थे फिर एलएमपी वैलिड है। वो एलएमपी से जो कैलकुलेट करते हैं उसको निकलीज लॉ कहते हैं, फिर वो वैलिड है। अगर वो कहती है कभी 1.5 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, फिर वो निकलीज लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। पहला सवाल, सो डू यू रिमेंबर योर मेंसेस, वो कहेगी प्लस माइनस, डोंट। फिर पूछिए नेक्स्ट, डू यू हैव रेगुलर मेंसेस, तो फिर तीसरा पूछिए कि व्हेन डिड यू फील दैट यू वर प्रेग्नेंट, फिर तुमने क्या वो प्रेगनेंसी कंफर्म की बाय प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड से, यूरिन से या अल्ट्रासाउंड से, वो डेट याद है, वो रिपोर्ट आपके पास है? अगर वो रिपोर्ट उसके पास है तो फिर डेट कंफर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू हैव मॉर्निंग सिकनेस, फिर मॉर्निंग सिकनेस के बाद फिर नेक्स्ट पूछिए, व्हेन डिड यू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस प्रेगनेंसी, वो कहेगी नहीं मैं तो गई नहीं, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट, when did you feel fetal movements, baby kicking in your tummy? Next, फिर जब तुम डॉक्टर के पास आई, उसने आपको बताया कि there was discrepancy between the dates you say and the size of the baby. अगर उन्होंने कहा तो did he ask for ultrasound to find out the size of the baby and your LMP? ये 7-8 बातें पूछ के ये लिख लीजिए। अनश्योर ऑफ डेट्स का मरीज बहुत आता है, हो सकता है टॉक स्टेशन भी बना दें। तो आपने ये 6-7 सवाल पूछे और पूछने के बाद फिर बाकी बातें जो डॉक्टर मारिया ने पूछी वो सब वैलिड हैं। फिर हम सोचेंगे कि ये बच्चा छोटा है, 36 की बजाय 30 वीक्स का है, उसमें ये सारी बातें जो उन्होंने की सही की। कि जी कोई हिस्ट्री ऑफ एनोमलीज है फैमिली में, इन्होंने पूछा, लीकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, स्मोकिंग की तो नहीं है, मेडिकल डिजीजेस की तो नहीं है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, थायराइड, ये सारे सवाल, ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी में, ये फिर वो सारे ठीक हैं आप, लेकिन पहले 7 सवालों से पहले नहीं, बाद में चलें। वेरी गुड। अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। ये सवाल, ये हिस्ट्री हो गई, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन इन्होंने बोल दिया वो भी ठीक था, पैड तक पहुंच गए। अब हम आगे जाते हैं मुनज़्ज़ा की तरफ। मुनज़्ज़ा, डॉक्टर मुनज़्ज़ा। जी सर। ये पेशेंट है, डॉक्टर मारिया ने बड़ी ले ली है, जी सर। सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो अब इस पेशेंट को हाउ विल यू मैनेज दिस? सर आपकी आवाज कट रही है। सर इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन तक है, मैंने नहीं आगे पूछा। बताइए अब आप आगे चलिए। सर मैं बताऊं डॉक्टर मुनज़्ज़ा? हेलो सर। सर सॉरी मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज बताएंगे, दोबारा बता दें प्लीज। ये कौन बोल रही है? सर मुनज़्ज़ा। हाँ तो बाबा मैंने पूछा, ये डॉक्टर मारिया ने बड़ी अच्छी हिस्ट्री ले ली, वहां तक पहुंच गए, फिजिकल एग्जामिनेशन पे पैड तक देख लिया हमने, तो जी। अब पेशेंट इज हैंडेड ओवर टू यू, हाउ विल यू मैनेज? Sir, now I ask for the certain identifications of the patient and आपके पीछे कोई थोड़ी गड़बड़ सी है,
नहीं चलो सर मैं चलो नहीं आप सर ठीक, चलो चलो जी sir, I'll go for the further investigations of the patient. जी Uh, आप जी फरमाइए। this patient, I'll go for, apart from the baseline investigations, I'll ask for the dating ultrasound of the patient, whether available or not, whichever earliest ultrasound report available. And after that, I'll go for the anomaly scan and the recent ultrasound, recent growth scan of the patient. In the recent scan, I'll एक मिनट बाबा, आपने ये कह के अपना एक कमजोरी जाहिर कर दी। नॉर्मली स्कैन इज कैरिड आउट एट 20-22 वीक्स पे। ये पेशेंट बाय डेट्स तो कहती है कि वो 36 वीक्स की है और हाइट कहती है 30 वीक्स की है। अब जी नॉर्मल स्कैन नहीं कहेंगे उसको। जी सर नॉर्मली स्कैन इज at 20-22 weeks. जी सर At 12 weeks, it is nuchal translucency scan. इस तरह से बोलते हैं। जी तो सर आप जो करेंगी, आप स्कैन करेंगी, उसको जी नॉर्मल स्कैन नहीं कहेंगे। जी सर I'll ask for abdominal scan. उसमें जी क्या देख हम करेंगी आप? सर abdominal ultrasound में I'll go for the fetal parameters, BPD, femur length, abdominal circumference, and estimated fetal weight, इसको बायोमेट्री कहते fetal biometry, and हैं। Leica volume of the patient, placental localization, fetal viability, and and AFI. Bas. मैं दोहरा देता हूँ। आपने बोला you will ask for biometry, amount of Leica, और localization of placenta and AFI, यही बोला ना? Sir, fetal viability. When you say fetal viability, what do you mean by that? मतलब sir fetal heart rate. Fetal heart rate. चलो और कुछ? Sir, as there is a discrepancy between the gestational age and the height of the fundal height, I'll go for the Doppler studies of this patient. But once it is confirmed, but for the confirmation of as the patient is unsure of dates, if it's confirmed that it's this is discrepancies because of the IUGR or small first gestational age, I'll need the serial growth scans of the patient, and for that I will need very very good, taken slow. पहला बात आपने बहुत अच्छी करी कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के इसको थोड़ा सा डायलेट करके एग्जामिनर को इम्प्रेस करो कि ये सारे अल्ट्रासाउंड में मैं पूछूंगी, अगर डॉपलर उसका बिल्कुल ठीक हुआ तो मैं उसको समझाऊंगी she is wrong in her dates and the baby is doing fine, normal. जी सर फिर ये छोटा साइज वो स्मॉल फॉर डेट्स की वजह से नहीं है, वो नॉर्मल साइज है। यहाँ पे ये रुक के फिर आगे फर्दर मैनेजमेंट बोलेंगे। जी सर जी तो आज का जो हम अनश्योर ऑफ डेट्स जो बोल रहे हैं उसमें ये बोलेंगी आप, वो हिस्ट्री के पॉइंट्स बोल दिए मैंने, तो उसके बाद कहेंगे जी फिजिकल एग्जामिनेशन पे मैं बेबी के लाइक कर असेस करूंगी, फिर लॉट्स होंगी, और फिर मैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन या जो भी आप कहना चाहते हैं हेल्थ प्रोफाइल करवाने के बाद आई विल आस्क फॉर अल्ट्रासाउंड स्कैन। उसमें ये सारे लफ्ज बोलने हैं और आखिर में डॉपलर बोलना और कहेंगे एक यहाँ करके इफ scan shows everything is normal and Doppler is normal, I'll reassure the patient that she is pregnant, not 36 weeks, it is 30 weeks and baby is normal for 30 weeks. ये जब आपने डायग्नोसिस बना लिया फिर उसके फर्दर मैनेजमेंट तो आसान हो गए। फिर लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है नॉर्मल, उसको 2 हफ्ते बाद उसका ग्रोथ स्कैन करते चले जाइए और लेटर को जब तक चलती है।
let her go. कुछ सर और नहीं इसमें देख अल्ट्रासाउंड पे फीटल मेल प्रेजेंटेशन भी मेंशन करेंगे, ट्रांसवर्स उसके लाई है या वो at 30 weeks पे मेल प्रेजेंटेशन आर इम्पोर्टेंट ठीक है। क्योंकि बेबी कीप्स चेंजिंग पोजीशन मेल प्रेजेंटेशन 36 वीक्स के बाद इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हाउ टू डिलीवर द बेबी। तो 36 वीक्स तक तो at 30 weeks nearly 25% babies present as breech, and at the term only 3% present as breech. तो जैसे सर लो फंडल हाइट हो अगर, और न ये लो फंडल हाइट को हमने कंफर्म ये किया है डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने कि थ्रू द स्कैन कि ये स्मॉल फॉर डेट्स नहीं है बेबी इज नॉट IUGR, इट इज रॉन्ग इन डेट्स। वो जो पेशेंट कह रही है ना 36 वीक्स, दैट इज रॉन्ग, शी इज एक्चुअली 30 वीक्स। सर ट्रांससेरिबेलर डायमीटर से भी कंफर्म कर सकते हैं ना? हाँ ट्रांससेरिबेलर डायमीटर से भी कंफर्म कर सकते हैं ना वो gestation फिर age? वो सारे ये करके स्कैन में आपने यहाँ पे आज की इम्पोर्टेंट तीसरा चौथा मैसेज जो भी है वो ये है, रॉन्ग इन डेट्स का डायग्नोसिस जो है, दैट मींस अ पेशेंट हु वाज टेलिंग अस 36 वीक्स whereas height was 30 weeks, हमने इन्वेस्टिगेशन करके उस ये कंफर्म किया है वो IUGR नहीं है, वो स्मॉल पोटेट्स नहीं है, वो रिटार्डेड बच्चा नहीं है, वो नॉर्मल बच्चा है। इसको फिर हम डायग्नोसिस बनाएंगे रॉन्ग इन डेट्स। ये लफ्ज लिख लीजिए, ऐसा बेबी जो बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू our investigation which is basically स्कैन एंड डॉपलर, बिल्कुल ठीक है, और उसकी बाकी फाइंडिंग, फिजिकल फाइंडिंग, ब्लड प्रेशर ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यूरिन वगैरह और ब्लड शुगर, वो हेल्थ प्रोफाइल जो बोला आपने वो सारा नॉर्मल है। तो इस पेशेंट को हम कहेंगे अनश्योर ऑफ डेट से अब हो गया रॉन्ग इन डेट्स। जी सर। रॉन्ग इन डेट्स के साथ द बेबी इज फाइन एज फार एज 30 वीक्स प्रेगनेंसी इज कंसर्न, तो उसका है, फिर आप उसको फॉलो अप कर लोगे इस वजह से कि हर 2 हफ्ते बाद कर लोगे, ग्रोथ स्कैन बना लोगे उसका, और अगर वो ठीक है तो उसको नॉर्मल कंटिन्यू करोगे। वी विल नॉट, एक मिनट, वी विल नॉट इंड्यूस हर बिकॉज 36 वीक के बाद 1 महीने बाद आ जाओ तुम्हें डिलीवर कर लेंगे, तुम तो टर्म प्लस हो जाओगे, वो टर्म प्लस हो ही नहीं रही। वो दैट अनश्योर डेट्स को अब हमने कह दिया रॉन्ग इन डेट्स। ये लिख लीजिए आप कि इस पेशेंट की ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इफ द बेबी इज नॉर्मल, तो उसमें कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं, लाइकर की प्रॉब्लम नहीं, प्लेसेंटा भी ठीक, सब कुछ ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस ऊपर लिखेंगे जहाँ LMP लिखा है रॉन्ग इन डेट्स। आफ्टर रॉन्ग इन डेट्स बेबी की मॉनिटरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होगी, उसकी मैनेजमेंट, डिलीवरी भी विल वेट 36 वीक्स के मुताबिक तो 1 दिसंबर को वो टर्म पे आ गई, हम उसको टर्म नहीं कहेंगे, 1 दिसंबर को 35 वीक्स हो, क्योंकि इस वक्त 30 वीक्स है। तो इसलिए सर जी सर कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज में भी तो उसका स्कैन और BPD और फीमेल सब कुछ नॉर्मल होगा, डॉप्लर भी तभी तो नॉर्मल इसको होगा, फिर कैसे मॉनिटर पता चलेगा? एडिशनल फैक्टर जो हम ऐड कर रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, LMP के हिसाब से चल रही है, उसका हर 2 हफ्ते बाद ग्रोथ स्कैन कराना जरूरी नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो, वो जो डॉक्टर मारिया ने बताया या मुनज़्ज़ा ने बताया, तो हम उसके मुताबिक इसको, मैंने ये नहीं कह दिया फिर छोड़ दो, मैंने ये कहा कि she was wrong in dates, however we'll monitor the baby for growth scan and other features so that we make sure कि baby कोई adversely affected नहीं है। अगर
वो ड्यूरिंग द स्कैन ये शो करता है उसका डॉपलर या उसका ग्रोथ स्कैन कि बेबी इज नॉट ग्रोइंग नॉर्मली। फिर नो मोर नॉर्मल हो गया, फिर हम उसके मुताबिक अगर डॉपलर कहता है रिवर्स फ्लो होगी, नॉच खत्म हो गई, ये हो गया मिडल सेरिब्रल आर्टरी में कुछ हो गया, तो ये 2-3 टर्म्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो बताता है फिर हम बेबी को डिलीवर करेंगे अर्लियर। वो फिर अवर मैनेजमेंट इज कंट्रोल्ड बाय डॉपलर एंड स्कैन। मैं वापस आता हूँ, फिर ये खत्म नहीं कर दूंगा, वापस आता हूँ। इफ यू हैव ए पेशेंट हु इज अनश्योर ऑफ डेट्स, तो क्या करेंगी? पहले ये 6-7 सवाल पूछेंगे आप फौरन। डू यू रिमेम्बर एलएनपी? कैन यू कोरिलेट दैट टू एनी सोशल इवेंट, जैसा कहा उन्होंने। फिर उसके बाद वो नहीं, डू यू कीप डायरी? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई मेंस्ट्रुअल डायरी नहीं बनाता। ये आप 100 लड़कियां बैठी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नोबडी कीप्स डायरी, तो एग्जैक्ट एलएनपी याद नहीं होता अक्सर। तो लेकिन आपने पूछना, डू यू कीप डायरी? डू यू रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट? हाउ डू यू रिमेम्बर इट? कैन यू कोरिलेट इट टू एनी सोशल इवेंट, योर हस्बैंड कमिंग बैक फ्रॉम दुबई और एनीथिंग? ये सारे सोशल। उसके बाद फिर आपने पूछना कि आप जब प्रेग्नेंट हुई तो हाउ डिड यू नो दैट यू वर प्रेग्नेंट? तो वो कहे कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, उसकी डेट बता दो। प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो कैसे किया था? यूरिनरी के बीटा एचसीजी से किया था। स्कैन करके डॉक्टर्स आजकल बड़े शौक से गायनेकोलॉजिस्ट मशीन खरीद लेती हैं, स्कैन करके पैसे ले लेती हैं। तो स्कैन से पता चला, स्कैन वाली ने क्या बताया आपको? आपके पास रिपोर्ट है, उसमें फीटल हार्ट नजर आया, क्या नजर आया वो सब अगर हुआ है तो उससे अंदाजा लगाएंगे, डेट करेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारा कुछ नहीं है फिर हम आएंगे कि जी ये सारा कुछ नहीं, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस कब हुई थी, क्विकनिंग कब हुई थी, इस पीरियड में कोई ब्लीडिंग कुछ तो नहीं हुआ। फिर जब आप 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई स्कैन हुआ था, ये सारा कुछ निकल गया। जब उसके बाद हो गया तो फिर यहाँ पे रुक के ये जो डॉक्टर मारिया ने लंबी लिस्ट बताई, बिल्कुल सही बताई है बाबा, मैं सही 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 कहे जा रहा हूँ, लेकिन देयर इज अ गैप नाउ। We have, by asking all those questions, anomalies, smoking, medical diseases, thyroid, bleeding, ये एक लंबी सी 20 चीजें उन्होंने बताई मुझे, सब ठीक है। लेकिन किस लिए ठीक है? जब हम ये डायग्नोज करें कि ये दिस इज स्मॉल फॉर डेट्स बेबी, उसके लिए व्हाई इज इट स्मॉल फॉर डेट्स? इज इट अनोमली? इज इट स्मोकिंग? इज इट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीज, और जो भी इतनी सारी लंबी लिस्ट होगी, फिर हम ढूंढेंगे वो। लेकिन अगर वहीं पे तो सारा कुछ हो गया नहीं पता, तो अब फिर हम ये वो हाइट देखी, वो 30 वीक्स की थी इंस्टेड ऑफ 36। फिर उसमें जो उन्होंने बोला फिजिकल एग्जामिनेशन में, हाइट, लाइक फीटल हार्ट, पैड, ये सारी बातें बोलने के बाद कहें कि आई वुड लाइक टू इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफाइल डू स्कैन। और एक मिनट जी, हाँ नहीं जी, मैं उसको कहा मैं क्लास ले रहा हूँ। तो फिर आप ये जो इन्होंने बोला सही बोला, स्कैन करेंगे, डॉक्टर करेंगे, अगर वो सारा कुछ नॉर्मल है, पेशेंट को बताएंगे बेबी इज नॉर्मल, वी रीश्योर हर एंड से द ओनली थिंग इज आप जो तारीख बता रही है वो सही नहीं है, इट इज नॉट 36 weeks, it's 30 weeks. However, we'll keep close eye, 2 weekly growth scan करेंगे और
अगर वो सारा कुछ ठीक है चलते जाएंगे और स्पॉन्टेनियस लेबर का हम इंतजार करेंगे, प्रोवाइडेड दिस इज cephalic presentation, primary gravid and no CPT and everything is normal. ये बातें कर सकती हैं। और अगर कोई फर्क निकलता है फिर वो पेशेंट जो हो गया वो स्मॉल फॉर डेट्स वाला बेबी हो गया, IUGR वाला बेबी हो गया, तो वो फिर वो उसकी मैनेजमेंट आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला आपसे, वो उसकी मैनेजमेंट अलग है स्पेशल। हो गया? इज इट क्लियर? कोई तो कहे यस। सर प्लेसेंटल मैच्योरिटी का रोल है? क्या, किस मैच्योरिटी का? सर प्लेसेंटल मैच्योरिटी। सेंट्रल मुझे नहीं, जरा फिर इसको डायलेट कीजिए। सर प्लेसेंटल मैच्योरिटी प्लेसेंटल मैच्योरिटी ऑब्वियसली जब हम फॉलो अप कर रहे हैं और ये प्लेसेंटा जो है वो क्लोज टू टर्म, लेकिन वो जनरली वो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता कि प्लेसेंटा की ग्रेड 2-3 जनरेशन आ गई तो हम एक्ट करें। ज्यादा उससे ज्यादा ब्लड फ्लो टू द बेबी वो इम्पोर्टेंट है। However, that is one which should be taken into consideration. लेकिन अब डॉक्टर हाला है लाइन पे? यस सर। चलो अब मैं फिर आता हूँ। यस सर। यही पेशेंट है, ठीक है? यस सर। उसका LMP शी श्योर, ठीक है? LMP के हिसाब से इस वक्त वो 36 वीक्स की। यस सर। साइकिल रेगुलर, LMP 36 वीक्स, और वो ऐसे आज क्या तारीख है, 12-13 है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकलती है 12 नवंबर, राइट? यस सर। और उसकी फाइंडिंग जो है वो हाइट ऑफ फंडस 30 वीक्स। ये जो हाउ विल यू मैनेज? Sir, first of all, I will introduce myself to the patient that I'm part of the medical team, which is going to deal with your medical and ops condition. Then I will take her introduction, ask her name, how long she's married for, her education status, and I will ask her regarding her parity, how many times she got pregnant before, and how many kids does she have. देखो मैंने कहा वही पेशेंट है, हमने बोला था प्राइमरी ग्रेविड, एज 20। Yes, sir. वो Then I will दी जाए उसको तो याद रखो ना बाबा। Yes, sir. So then I'll confirm the information provided to me that she's primary gravida. She's 36 weeks pregnant and coming to me with a small for gestational per abdomen height. Then I will proceed and I will ask her regarding this pregnancy, that how she got pregnant. Was she taking Loprin and folic acid when she got pregnant? And does she had any torch infection, any fever and rash in the first trimester, any PV bleeding or PV discharge in the first trimester, or she had any rash? And then I will ask her that how she confirmed her pregnancy. Does she had any scan, like a booking scan was done or not? Then I will ask her that when she felt fetal movements, and are they regular up till now or not? Then I will ask her regarding the per abdominal growth. Is the abdomen growing with gestation or not? What she feels. Does she had any leak or bleeding up till now? And is she hypertensive or diabetic? Or if she have any thyroid disorder and she's getting treatment for it? I will ask her regarding if she have any photosensitivity and when she go or joint pain. And then I will ask her regarding any renal pathology and if she's getting treatment for it. After that, I will ask my patient about if she was small for gestational baby when she was born, or her
or her husband. I will especially inquire about smoking and cocaine abuse, and also ask her about her nutritional status. Is she taking adequate diet or not? Then I will ask my patient about her any surgery, if she have any history of surgery ever in life, or any medical disorder she's getting treatment for, if she's allergic to anything, and is she well supported at home or not. Then I will examine my patient. First of all, I will do general physical examination of my patient, and then I will check her chest. Then I will auscultate her chest, do CVS examination and thyroid examination, and then I will do her per-abdominal examination for fetal size, fetal estimated weight, and like around the baby, and presentation of the baby. And then I will see that if the baby is engaged or not, and if she have any palpable contraction, I will exclude that too. Then if she have kept any pad, I will check it. Then I will proceed to investigations, and in this case, I need the patient full blood count, if she's anemic or not. I want to see that, and with that, I need any recent scan available in which I will see the fetal biometry, like around the baby, and presentation of the baby. And I also need umbilical artery Doppler. If it is normal, then I will, if it is normal, then it's fine. But if it is not normal, then I will proceed towards MCA Doppler as well, if needed. Then I will proceed towards management. And first of all, I will consult my patient regarding the diagnosis that she has a small for gestational baby. And as if the umbilical artery Doppler was normal, so I will counsel her that although your baby is small for gestation, but up till now, umbilical artery Doppler is normal, and it's a Doppler which will tell us regarding the condition of the baby in the womb. It is normal. But I will tell her that I will keep you on 2 weekly antenatal visits, and every time you will come to me, I will check your BP and ask you regarding signs and symptoms of any leak and discharge and bleeding and any palpable contractions. And I will also repeat the scan and fetal umbilical artery Doppler. And my aim of management is to take this patient fetus to term. And when she will actually present to me at 37 weeks, and everything is going normal. एक मिनट, बाकी बातें सारी ठीक, हालांकि आप बहुत स्लो जा रही थी बहुत कुछ, फिर भी आपने ये सारी बातें 5-7 मिनट में कर ली। लेकिन यहाँ पे आके हेलो जी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप 15 मिनट बाद की। हाँ जी, तो ये सारी थोड़ा स्लो बोलनी, लेकिन बोलनी आपसे पहले डॉक्टर मारिया ने वो जरा बेहतर बोली थी। आप आई विल आस्क 20 दफा आपने कहा आई विल आस्क, एक दफा कह के आई विल आस्क अबाउट जो भी कहा आपने, लीकिंग, नॉर्मली स्कैन, स्मोकिंग, जो आपने ये सारी बातें दोहराई। लेकिन आई विल आस्क जरा इरिटेट करती है एकदम आपकी बात। एक दफा कहा आई विल आस्क, फिर वो बोलते जाइए क्या क्या आस्क। खैर, लेकिन यहाँ पे आपने जो मिस किया पॉइंट, जहाँ पे आप यू वुड नॉट परफॉर्म सो वेल इन द एग्जामिनेशन, कि आपने ये कह के कि ये स्मॉल फॉर डेट्स बेबी है, उसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह नहीं बोली। आपने नहीं बोला कि मैं पहले तो उसको दाखिल कर लूंगी, क्योंकि बहुत फर्क है 30 वीक्स, फिर उसको डेली सीटीजी करूंगी, फिर उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल करूंगी, फिर डॉपलर करूंगी। ये सारी बातें इस तरह से जो रूटीनली आपके वार्ड में होती हैं, बाबा उसी तरह ही बोलो। आई एम श्योर कि आपके वार्ड में होते हैं। सच प्रेगनेंसीज आर एडमिटेड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ मदर, मॉनिटरिंग ऑफ बेबी। मदर को कैसे मॉनिटर करते हो और बेबी को कैसे मॉनिटर करते हो, तो बता दो ना। वहाँ आपने ना सीटीजी का लफ्ज बोला, ना बायोफिजिकल प्रोफाइल का बोला,
डॉपलर ही एक उस पे इंसार करते थे, लेकिन जो करते हैं वो तो बोल दीजिए ना प्लीज। आपने किक चार्ट का जिक्र ही नहीं किया। Yes, sir. आप, मैं उसको कहूंगी कि किक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ए वे, कि अगर वो घर रहती है तो अपना किक चार्ट बनाए, तो जब उसको लगे कि फीट मूवमेंट्स कम हो गई है फौरन चली आए। इट शुड बी टेकन सीरियसली दैट। तो जब आती है कि मेरी मूवमेंट्स नहीं हो रही, डजंट मीन द बेबी इज डेड, लेकिन वो एक इंडिकेशन है फॉर क्लोज मॉनिटरिंग। तो ये सारी बातें आपको बोलनी चाहिए। फिर आसान हो गया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द बेबी we will decide whether to deliver by cesarean section. अगर severely retarded baby है, उसका सेक्शन होता है, because they cannot sustain the pressure of uterine contractions. और अगर moderately हो तो उसको intrapartum monitoring के साथ vaginal delivery भी हो सकती है। फिर हम पहुंच जाते हैं न्यू नेटल केयर पे। इंटेंसिव केयर क्या होती है, वो कैसे करते हैं, वो 2-4 बातें उसकी होनी चाहिए। तो Yes, sir. आप, यू वर राइट, लेकिन थोड़ा सा Sir, आप I was स्लो। confused about examination. मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या मांगना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि सर now they say that you have to ask focus. हिस्ट्री बोली, एग्जामिनेशन आपने बोला, एग्जामिनेशन पे हम ये क्योंकि बाई डेट 36 वीक्स है, 35 वीक्स की हाइट है, तो आप बोलिए सिम्फिजियोपेंडल हाइट देखूंगी, अमाउंट ऑफ लाइकर देखूंगी, लाई ऑफ द बेबी देखूंगी, फीटल हार्ट, ये 4 लफ्ज इस तरह से बोलने हैं। फीटल हार्ट चेक करूंगी, और उसके बाद फिर उसके डिपेंडिंग अपॉन ये अल्ट्रासाउंड, डॉपलर रिपोर्ट ऑफ फिजिकल प्रोफाइल या सीटीजी, आप अगर इनमें कोई शय भी अब नॉर्मल है, आप उसको एडमिट करो। एडमिट करके फीटल मॉनिटरिंग, मैटरनल मॉनिटरिंग। Yes. और फीटल मॉनिटरिंग आपने पूरी तरह नहीं बोली थी, वो पूरी उसी तरह बोली है जैसे आपके वार्ड में करती हैं आप। फिर Yes, sir. कीपर सर इसमें जो और अंडर, एग्जामिनेशन है कि मतलब आई विल ऑस्कल्टेट द चेस्ट और जो सीवीएस, तो वो तो नहीं वो इतना पूछना, डिटेल में नहीं बोलना ना। क्योंकि सर वी हैव टू बी वेरी I'll do general फोकस्ड। physical examination, I'll do chest examination, and then abdominal examination. वो बोलिए जरूर, I'll do this. अगर एग्जामिनर रोक के पूछता है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखो, मैं ब्लड प्रेशर देखूंगी, एडीमा देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बोलिए चेस्ट में क्या देखोगी, फिर एब्डोमेन में, एब्डोमेन हमने बोल दिया, यूट्रस में क्या देखेंगे, समझ गए? तो यस सर। आज हमने तो सेपरेट प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड ही हो गई। एक तो अनश्योर ऑफ डेट्स। सर उसकी मैनेजमेंट नहीं हुई तो हमें नहीं पता चला कि कैसे डिलीवरी करें। नहीं, जब अनश्योर ऑफ डेट्स को आपने थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि वो इस वक्त 36 वीक्स नहीं 30 वीक्स की है, फिर वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि बेबी इज नॉर्मल। वो कोई स्मॉल फॉर डेट्स नहीं, वो कोई IUGR नहीं, कुछ नहीं उसको, फिर उसको उसकी डेट बदल देंगे हम। सर लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपने जो सिनेरियो दिया वो 28 वीक्स पे आई है, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन है वो +-3 वीक्स की डिस्क्रिपेंसी होती है उसमें। और ये वो हम, लेकिन हम तो इसका स्कैन कर रहे हैं 30 वीक्स का। उसकी डेट गलत कर, तो मैंने तभी बोला ना, हम 2 अलग-अलग प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। पिछले वाले मैनेजमेंट, एक मिनट प्लीज। ये पहली प्रॉब्लम डिस्कस की है दैट पेशेंट इज रॉन्ग इन डेट्स। वो है ही 30 वीक्स की प्रेगनेंसी व्हिच इज नॉर्मल। द ओनली प्रॉब्लम वाज कैलकुलेशन वाज रॉन्ग, बेबी इज नॉर्मल। एक बात हमने ये डिस्कस की, once you have identified that patient was, मैंने पहले बोला था unsure of dates, फिर दूसरा हमने डायग्नोसिस बताया रॉन्ग इन डेट्स, यदि उसकी डेट गलत है। अब सही डेट की है 30 वीक्स, अब 30 वीक्स पे वो बेबी नॉर्मल है तो बस कंटिन्यू कीजिए, बेबी इज नॉर्मल, उसको फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह हम चलाएंगे। 30 वीक्स की प्रेगनेंसी पे पहली दफा देखा, अब अगले 10 हफ्ते चलेगी। यस सर, लेकिन सर जी डिलीवरी डेट
डिलीवरी डेट का। और डिलीवरी डेट नहीं निकली ना 10 हफ्ते बाद, अब से 10 हफ्ते बाद वो अगर 36 वीक्स अब है तो इसका मिड नवंबर बनी उसकी टर्म, उसकी बजाय वो बनती है एंड ऑफ दिसंबर और वट एवर, 10 हफ्ते ऐड कीजिए। तो वो फिर प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, ओनली थिंग रॉन्ग वाज अवर कैलकुलेशन ऑफ हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो हमने करेक्ट कर लिया। अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज नॉट नवंबर, इट इज एंड ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वो उस वक्त तक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह उसको मॉनिटर करें। यस सर, तो सर जो हमने स्कैन किया 28 वीक्स पे, तो फिर हम एस्टिमेटेड डेट उसी स्कैन की बेसिस पे लेंगे? जी बिल्कुल, आप सही पहुंच गए आप। फिर उसकी न्यू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी बनी और उसके हिसाब से हम उसको उसका एंटीनेटल करेंगे, उसको बुलाएंगे क्लिनिक में, उसको फिर मैनेज उस लिहाज से करेंगे। यस सर, डॉक्टर रूबा ने कहा था कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर, डॉक्टर रूबा ने भी किया था ना ये, तो उनका तो थर्ड ट्राइमेस्टर के स्कैन में ±3 वीक्स की डिस्क्रिपेंसी होगी, तो जब वो 30 वो तब ना कि अगर आपके पास वो से 34 वीक्स 36 वीक्स पे आती है, ये तो एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर ही है तकरीबन। यस सर, जितना इनटू थर्ड ट्राइमेस्टर जाएंगे उतना उसकी डेट जो उस थर्ड ट्राइमेस्टर में कैलकुलेट करेगा वो गलत होती जाएगी, उसमें ये 10% की फॉल्ट होगी। हम तो 30 वीक्स मींस एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर पे डेट निकाली है, इसको सही मान ली। यस तो सर, पहले केस में हमने सिर्फ निकाला ये द पेशेंट वाज रॉन्ग इन हर डेट्स, पेशेंट इज वेल, बेबी इज वेल, और उनको उसी तरह मॉनिटर करना है, उसी तरह एंटीनेटल करना है, उसी तरह डिलीवर करना है, ये निकाला। सर एक सवाल दूसरा, पूछना है। इसके बाद दूसरा पेशेंट जो है उसमें सब कुछ वही था, 36 वीक्स पे वो आई, हाइट ऑफ फंडस जो है वो 30 वीक्स, और हमने उस सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये निकाला कि बेबी इज IUGR। यहाँ पे उसकी डेट सही थी, IUGR का बेबी है। अब कितना सिवियरली इफेक्टेड है वो फीटल मॉनिटरिंग बताएगी आपको, उसके मुताबिक हम उसको डिलीवर कर लेंगे। इसकी डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो अगर 36 वीक्स है तो इट मीन मिड नवंबर है, उससे बहुत पहले शायद आजकल में ही डिलीवर कर लें अगर वो सिवियरली इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है उसकी या अफेक्टेड है। दोनों बातें बहुत फर्क हो गई। मैं तीसरी बात दोहराता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन लूंगा। पहली बात, पहला पेशेंट था परफेक्टली नॉर्मल ग्रोथ बेबी की बट रॉन्ग इन डेट्स। वो फिर वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी 30 वीक्स की हमारे पास आई है, उसको उसी तरह चलाते जाएंगे और डिलीवर कर लेंगे लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी। द ओनली रीजन वाज कि पेशेंट ने अपनी डेट जो बताई वो गलत बताई, बाकी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह मैनेज हो। दूसरा केस जो मैंने उसके साथ लिंक किया है वो पेशेंट की डेट सही है, बेबी 30 वीक्स का है बिकॉज ऑफ IUGR। उसकी आपने कहना है कि ये डायग्नोज हो गया तो आई डू क्लोज मॉनिटरिंग मदर की और बेबी की, और अगर सिवियरली अफेक्टेड है एडमिट करके उसको माँ की जो मॉनिटरिंग है वो करेंगे। बेबी के लिए उसको किक चार्ट बनवाऊंगी, CTG डेली करूंगी, बायोफिजिकल प्रोफाइल ट्वाइस अ वीक करूंगी और डॉपलर करूंगी। ये मॉनिटर करके फिर फैसला कर लेंगे हम। इफ द डॉपलर और वो BPP या CTG सेज बेबी इज सिवियरली अफेक्टेड, फिर वी विल प्लान डिलीवरी। अगर बहुत सिवियरली अफेक्टेड है तो सेक्शन करेंगे, अगर माइल्डली अफेक्टेड है तो बिशप स्कोर करने के बाद उसको डिलीवर भी किया जा सकता है।
जी, किसी ने सवाल एक्सक्यूज मी पूछा? सर एक बात पूछी थी सर। ये जब आप बात करती है वार्ड प्रोटोकॉल में बायोफिजिकल या सीटीजी की मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, तो सर हम गाइडलाइंस को अगर देखें तो वो तो इतना सीटीजी को ट्रेन नहीं करते, और हम वार्ड में कंपैरेटिवली सीटीजी ज्यादा बायोफिजिकल पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो सर फिर इस सिनेरियो में हम क्या एग्जाम में क्या बोलेंगे? मैंने बोला आप पहले बोलेंगे किक चार्ट, दूसरा बोलेंगे डेली सीटीजी, तीसरा बोलेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल ट्वाइस ए वीक, चौथा बोलेंगे डॉपलर। इस तरह बोलेंगे। अगर डॉपलर पे सबसे ज्यादा इन्हिसार है तो फिर तो वो तो फोटोसिंथेसिस करके ब्लड, बेबी का पीएच, बेबी की हीमोग्लोबिन, ये वो भी करते हैं, वो नहीं। आप डॉपलर तक ले जाओगे और कहोगे ये चार बातों को सामने रख के आई विल डिसाइड हाउ severely the baby is affected, accordingly the time and mode, और ये अल्फाज इसलिए इसी तरह accordingly the time and mode of delivery will be decided. Full stop. समझ गए? एक सवाल थैंक यू और, सर। एक सर सवाल मैं और जी सर रॉन्ग डेट्स में हमने आपने 30 वीक्स पे कहा कि हम इसको रॉन्ग इन डेट्स करेंगे, लेकिन एक ही अल्ट्रासाउंड पे डिसाइड कर लेंगे या अलग दो हम फोर्टनाइटली करवा के फिर नहीं, वो फोर्टनाइटली करवाते जाएंगे, वो और करवाते जाएंगे, क्योंकि और वहां सर शक की बात, सेकेंड वहां ट्राइमेस्टर शक, का आता है, सेम केस हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में आता तो हम हाँ उसको रॉन्ग कैसे लेबल करते? जी वो करते, लेकिन कहें बट बिकॉज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर फैलेसी कि वो पक्की बात नहीं है कि वो जो डेट की कैलकुलेशन बायोमेट्रिक उसमें फॉल्ट आ जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं एट बर्थ 7.5-8 पाउंड का बच्चा भी नॉर्मल है, हमारे मुल्क में तो 6 पाउंड का बच्चा भी नॉर्मल। अब 6 पाउंड के बच्चे की बायोमेट्रिक फर्क होगी थर्ड ट्राइमेस्टर में, और 8 पाउंड के बच्चे की बायोमेट्रिक थर्ड ट्राइमेस्टर में फर्क होगी। यही वजह है कि हम उस पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता कि ये 6 पाउंडर था, होने वाला था कि 8 पाउंडर, हमें तो सिर्फ मेजरमेंट्स का पता है। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बायोमेट्री वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत सेकंड थर्ड की। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास आई उस वक्त है, आप कहें जी आई विल रिपीट हर बायोमेट्री, जिसको ग्रोथ स्कैन कहते हैं, रिपीटेडली, किताब में 2 हफ्ते लिखा है, आप बेशक वीकली कह दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। वेरी क्लोज मॉनिटरिंग, और अगर वो ठीक रहेगी तो फिर मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग। चलें, आप लोग का इम्तिहान कब है? सर 9 नवंबर। 9 नवंबर को। सर 7 से शुरू हो रहे हैं, आई थिंक 6 या 7 से, 6 से। अच्छा, मैं तो 6 आई नवंबर। 1 नवंबर। अगर उसके बाद कोई बुध आता है तो मैं बुध की क्लास ले लूंगा, अगर नहीं हुई तो फिर आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, आई होप ऑल ऑफ यू पास। सर आप कहाँ जा रहे हैं? वैसे मैं आपको बताऊं, पिछली दफा यही कोर्स में जो लड़कियां अटेंड करती हैं उनमें से शायद 67 और 68 पास, which is very good, very good. So go positively to the examination hall. वो मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूँ। पुराने जमाने में यूनिवर्सिटी का इम्तिहान बहुत लेट निकलता था, तो लड़कों ने यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दिया, हॉस्टल में बैठ के ताश खेलते कप मारते। तो एक दिन ताश खेल रहे थे तो किसी ने आके कहा ओए रिजल्ट निकला है, सब ने ताश फेंकी, चलो रिजल्ट देखिए। वो लड़का जो बता रहा था उन्हें देखना की है, सिर्फ एक मुंडा पास, और ताश खेलने वालों में एक खड़ा हो गया, ये एक पास है वो तो मैं। That should be your approach, positive. कि अगर एक पास है तो फिर मैं go to the examination hall with this कि मैंने तो पास किया, मुझे फेल करके दिखाओ। And if you talk sense, nobody can fail you. Nobody can fail you. So be positive, be brave, and stick to the rules of the game. सही सही बातें करो, इंशाल्लाह अल्लाह में बरकत डालेगा, आप सब पास हो। खुदा हाफिज।
Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Have a Hafiz, nice Allah morning. Hafiz, Allah Allah Hafiz. Hafiz, sir. Thank you so much.